अब देखिए आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। देखिए हम ये कह रहे थे कि ये जो क्लास है ये 72 बीपीएससी के लिए क्लास है। 72वीं के बैच में लाइव है और न्यू और ओल्ड दोनों बैच में ये लाइव किया गया है और होमवर्क सीरीज बैच में ये क्लास चल रही है। आपके 3 बैच के छात्रों का एग्जाम है 72वीं का, उसी के मद्देनजर इस क्लास को रखा गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बार क्लास का प्रोसीजर समझ लीजिए कि क्लास में क्या चलने वाला है, क्लास के अंतर्गत क्या होने वाला है। एक बार जान लीजिए, आप सारी जानकारी एक बार समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा इसमें। और मेरा मानना है इस एग्जाम पैटर्न के अनुसार अगर देखा जाए, देखिए पहले के क्वेश्चन तो आसानी हुए थे, धीरे धीरे प्रश्नों की कठिनाई स्तर में बढ़ोतरी हुई है, कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ा है। तो हमने ये सोचा है कि एग्जाम में तो समय कम है, तो टाइम कम होने के उपरांत अगर हम लोग बहुत पीछे जाके कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने सोचा है कि इसको हम 66वीं से कवर करते हैं। 66वीं से शुरू करा जाएगा, 66वीं से। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। 66वीं से शुरू करा जाएगा और हम लोग 71वीं तक पढ़ा जाएगा। 66वीं से लेकर 71वीं तक, 66वीं से लेकर 71वीं तक जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं बीपीएससी के, और उन एग्जाम में प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर बना है, प्रीलिम्स का प्रश्न बना है, तो इस क्लास के अंतर्गत ये सारा कुछ कराया जाएगा। एक बार पूरी क्लास का प्रोसीजर समझिएगा कि कब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कहां से शुरू करने वाले हैं और कब क्या पढ़ाने वाले हैं, सारी जानकारी एक बार जान लीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू करिएगा। नहीं तो आप लोग पर डे की क्लास में आएंगे ना, तो हमसे पूछेंगे क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा। ये पूरा डेटा हम आपको अभी दे देते हैं, 5 मिनट का आप मुझे समय दीजिएगा। इस क्लास में क्या होने वाला है आगे तक, एग्जाम तक, ये सारी जानकारी हम आपको दे देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। देखिए इसमें हमने बताया 72 प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये, और इस एग्जाम के मद्देनजर ये क्लास है। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का वेटेज एग्जाम में होता है, और प्रीवियस ईयर का ठीक ठाक वेटेज होता है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं बनेंगे तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक्सपेक्टेड प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं आपके। तो समय कम है, और समय कम को देखते हुए 66वीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 66वीं से, और 66वीं से शुरू करते हुए हम लोग 71वीं तक आएंगे, 71वीं तक, 66वीं से लेकर 71वीं तक। और इसमें क्या ऐड होने वाला है ये भी सुन लीजिएगा। 66 से लेकर 71 तक, 66वीं से लेकर 71वीं तक, 66वीं से लेकर 71वीं तक तो हम कराएंगे ही, लेकिन इसमें हम और क्या कराने वाले हैं ये सुन लीजिएगा। बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया, ध्यान दीजिएगा, 2025 और 26 में जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो मेन बीपीएससी का एग्जाम हो, मेन स्ट्रीम का एग्जाम हो, या फिर अन्य कोई बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है एग्जाम, जैसे आपने देखा है वेस्ट मैनेजमेंट का एक एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफर का भी हाल ही में 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था, डीएसओ का एग्जाम हुआ था एक, आपने देखा होगा। तो इन सभी को ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आपके बैच में मतलब इस क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में कराया जाएगा। मेन देखिए फोकस हमारा 66वीं से है। 66वीं का एग्जाम आपका 2020 में हुआ था, और ये 71वीं का एग्जाम आपका 2025 में हुआ है। तो हम लोग पिछले 5 साल के एग्जाम को कवर करेंगे, 5 साल का ये कवर करेंगे, और उसके बाद बीपीएससी द्वारा आयोजित 2025 और 26 के सभी एग्जाम, है ना, हर तरह के एग्जाम को इसमें कराया जाएगा। बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम का आयोजन किया गया है 25 और 26 में, 66वीं से लेकर 71वीं तक का पेपर, बीपीएससी का सारा क्वेश्चन 2025 और 26 का, ये इस क्लास में कराया जाएगा। क्लास का जो टाइम होगा, देखिए अभी टाइम को लेके आज तो समय आपका डिले हो गया है। क्लास का जो टाइम होगा ये सुबह का समय होगा, सुबह का, और ये क्लास आपकी 10:15 से शुरू हो जाएगी, और ये क्लास चलेगी अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे तक। 2 घंटे की क्लास, और ये क्लास लगातार चलेगी। 2 घंटे की क्लास, और क्लास आपकी लगातार क्लास चलेगी, लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और कोई छात्र पूछ रहे हैं सर बैच फी क्या है? ये क्लास सभी के लिए फ्री है, जितने भी छात्र बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए क्लास फ्री है। इस क्लास के लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया गया संस्थान की तरफ से। ये क्लास 72वीं बैच, दोनों बैच में, होमवर्क सीरीज बैच के लिए तो है ही, लेकिन ये क्लास अप्रॉक्सीमेटली सबके लिए फ्री क्लास है।
समझ रहे हैं? फ्री किया है ना क्लास को, सभी देख रहे हैं ना इसमें? ठीक है, क्लास सभी के लिए फ्री है। आप लोग क्लास में जुड़िएगा, जिनका भी एग्जाम है अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जिनका भी एग्जाम, आपके दोस्त हो, मित्र हो, आपके रिलेटिव हो, अगर 72वीं का एग्जाम देना है उनको, तो प्रीवियस ईयर बड़ी जरूरी विषय वस्तु है। अभी तो हम इसको शुरू कर रहे हैं केवल सुबह में, है ना? अभी इसको हम सुबह में शुरू कर रहे हैं 10:15 से 12:30 तक, अभी सुबह में शुरू कर रहे हैं। फिर इस क्लास को हम शाम के टाइम भी लाएंगे, इस क्लास को हम एट नाइट भी लाएंगे। अभी नहीं लाएंगे, इसकी घोषणा हम करेंगे। इस क्लास को आगे चल के हम एट नाइट भी शुरू करेंगे, एट नाइट। ये आगे चलकर आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहा, इस क्लास को एट नाइट भी शुरू किया जाएगा, रात के टाइम। रात का मतलब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इन टाइम पे भी ये क्लास चलेगी। क्योंकि समय कम है ना, कम समय में ज्यादा कवर करना है और डिटेल्ड भी करना है, तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना होगा। तो देख लीजिए, 72वीं प्रीलिम्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। 66वीं से लेकर 71वीं तक के पेपर हैं, 5 साल के पेपर, और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए 2025 और 26 के सभी एग्जाम। ठीक है, बैच पूरी तरह से फ्री है, इसको आपको परचेज नहीं करना है, बैच को परचेज नहीं करना है, बैच पूरी तरह से फ्री है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन पे आप जाइए और एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस बैच को देख पाएंगे। इस बैच का कोई पैसा नहीं है, बैच फ्री है, मतलब फ्री इसमें कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी कर सकते हैं, जितने भी छात्र बीपीएससी देने वाले हैं, सभी छात्रों से हम अनुरोध करेंगे कि इस क्लास में जुड़ें, और जुड़ेंगे आपको निश्चित तौर पे एग्जाम तक आपको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी बात, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि चीजों को सब्जेक्ट वाइज रखा है, सब्जेक्ट वाइज हम करा रहे हैं। पिछली बार तो हमने कराया था इसको पेपर वाइज, जैसे 66वीं का पेपर, 68वीं का पेपर, 69वीं का पेपर, 70वीं का पेपर, ऐसे करके मैंने पेपर वाइज पढ़ाया था। लेकिन इस बार हम इसको सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं, विषय वाइज करा रहे हैं। इसको हम विषय वार करा रहे हैं, विषयवार। इस बार हम इसको विषय वार करा रहे हैं, विषय वाइज करा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। विषय वाइज का मतलब क्या है? इसमें विषय में पहला विषय हमने हिस्ट्री लिया है, आपको पता होगा हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो पहला विषय हमने हिस्ट्री लिया है, पहला विषय हमने हिस्ट्री लिया है। हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, पहला विषय इतिहास है, और इसके बाद जो दूसरा विषय हम टेकल करेंगे ये बिहार स्पेशल का होगा, बिहार स्पेशल। दूसरा विषय आपका बिहार स्पेशल होगा। पहला विषय हिस्ट्री है और दूसरा बिहार स्पेशल, पहला हिस्ट्री, दूसरा बिहार स्पेशल। इसमें जो हमने तीसरा विषय रखा है ये साइंस का रखा हुआ है, साइंस मतलब विज्ञान का रखा हुआ है, विज्ञान विषय में तीनों स्ट्रीम आपकी, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो आपका, चाहे केमिस्ट्री हो, ध्यान दीजिएगा। ये पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 विषयों को मैंने तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी दिया है। और चौथे नंबर पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसमें पॉलिटी। चौथे नंबर पे आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी। जो चौथा पीडीएफ आपको मिलेगा ये पॉलिटी का मिलेगा, सीधा तौर पे कहने का मतलब है। जैसे आज जो पीडीएफ आपके बैच में अपलोड किया गया है वो हिस्ट्री का है। इतिहास से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, इतिहास के बाद बिहार स्पेशल, इसके बाद विज्ञान के तीनों सेशन, चाहे बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो और केमिस्ट्री का हो, उसके बाद पॉलिटी, चौथे नंबर पे पॉलिटी। 5वें नंबर पर हमने प्रायोरिटी दिया है जियोग्राफी को, 5वें नंबर पे आपको हम जियोग्राफी कराएंगे, जियोग्राफी। और 6ठे नंबर पे लास्ट टाइम मैंने बोला था एग्जाम के अंतिम समय में, एग्जाम का जो अंतिम समय होगा ना, एग्जाम के अंतिम समय में आपको हम करंट अफेयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, करंट अफेयर का प्रश्न कराने वाले हैं, और इन प्रश्नों की संख्या 500 होने वाली है। 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कराएंगे आपको एग्जाम के अंतिम दौर में। और ये क्वेश्चन ओवरऑल 1 साल का होगा, 1 साल का करंट अफेयर हम एग्जाम के अंतिम दौर में कराने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जितनी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फ्री मिलेगी। एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन के माध्यम से ये पूरी क्लास जो है ना, ये एप्लीकेशन पर फ्री मिल रही है आपको, फ्री। ये जो प्रीवियस ईयर की क्लास है एप्लीकेशन पे आपको फ्री मिल रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर की क्लास फ्री है, आप इसको देख पाएंगे, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, पूरी बिहार भर में आप कहीं भी हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे शहर से हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करिए और ये क्लास आपको फ्री में मिलेगी। क्लास का टाइम 10:15, 10:15 से लेकर 12:30 सुबह। रात वाली क्लास अभी शेड्यूल नहीं हुई है, 1-2 दिन रुक जाइए, शुक्रवार तक रात वाली क्लास भी शेड्यूल हो जाएगी।
इसको हम प्रॉपर पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर। इतिहास से शुरू करेंगे, बिहार स्पेशल, विज्ञान का, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद करंट अफेयर। ये इतना सेक्शन हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। और बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या इस क्लास से आप लोग इतना कराने से चीजें हो जाएंगी कुछ, या आप लोग कुछ और भी चाहते हैं? कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर 5 दिन तो बचा है। 5 दिन कैसे बचा है दोस्त? अभी तो 6 तारीख है ना आज, अभी टाइम बहुत है। 15-20 दिन गेम चेंज करने के लिए बहुत होता है। 20 दिन या 20 दिन ना हो तो 18 दिन का टाइम बहुत होता है। आप पढ़िए तो मेरे साथ मन से, शिद्दत से मेरे साथ पढ़िए। एक छात्र बोल रहे हैं कि सर 3 साल का यूपीएससी का भी करा दीजिए। देखिए समय का अभाव है ना, समय का अभाव है, नहीं तो हम ऑल पीसीएस पकड़े हुए थे कि कम से कम 2023 से लेकर 26 तक ऑल पीसीएस कराएं, लेकिन समय का इतना अभाव हो गया कि नहीं हो पाया। उसको हम आगे शुरू करेंगे, है ना। एक सोच रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जितना प्रीवियस ईयर होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाएगा ज्ञान बिंदु की तरफ से, जिसमें सारा प्रीवियस, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम हुआ, उसका एनालिसिस आज, सारा प्रीवियस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, अभी एग्जाम भी आप लोग का, समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। देख लीजिए, और जितना टाइम है ना, आप विश्वास मेरे ऊपर मान के चलिएगा। अरे 10-15 दिन में गेम बदल जाता है सब। आप बस शिद्दत के साथ पढ़िए, मेरे साथ आप लग कर मैक्सिमम टाइम अपना हमें दीजिए आप, और शिद्दत के साथ आप पढ़िए। समय कम समय में गेम बदलता है, समझ रहा है ना, परेशान मत होइएगा। आप पढ़िए। आज देखिए, आज है आपका बुधवार का दिन है, इतना मान के चलिए शनिवार तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हम तो जरूर भर देंगे कि नहीं, एग्जाम में आप बैठेंगे तो कुछ बेहतर करके आएंगे, ठीक है। चलिए, ऑफलाइन आ सकते हैं? नहीं, ऑफलाइन इस बैच में आप नहीं आ सकते हैं, ये क्लास स्टूडियो से हो रही है, तो इसमें जानकारी हमने दे दिया, आप पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, समय तो वैसे भी बहुत कमी मेरी क्लास में जाता होगा आपका, बातचीत तो हम नहीं करते हैं आप लोग से बहुत, तो देख लीजिएगा। ये फिलहाल रहेगा क्लास का, ये मतलब शेड्यूल, कहाँ तक क्या कराने वाले हैं, वो कैसे कराने वाले हैं, इसकी चर्चा हमने देखिए यहाँ पे किया हुआ है। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, विज्ञान, पॉलिटी, बाकी सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। आइए प्रश्न पे आते हैं। पीडीएफ आपको मिला होगा, पीडीएफ मिला होगा, देखिए ऐसे पीडीएफ में लिखा होगा, पीडीएफ आपको मिला होगा, आप पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और पीडीएफ अपने पास आप रखिए। और करना क्या है समझिएगा, देखिए साथ ही साथ ये समझिए करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, पीडीएफ का करना क्या है समझिए। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो पीडीएफ आपने निकाला है, अगर आप थोड़ा भी अगर ठीक है, पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट आपका अच्छा है, केवल आपको रिवीजन चाहिए, तो पीडीएफ पर आप नोट बनाइए, पीडीएफ पर ही आप नोट्स करिए। हर वो डेटा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा डेटा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपका डेटा भूल रहा है, जो डेटा भूल रहा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पीडीएफ पर हर उस डेटा को मेंशन करिए जो हम यहाँ से न्यू बताएंगे, जो नया डेटा होगा, जो लगेगा कि अरे ये सर ने बताया हमने नहीं पढ़ा, उसको आप नोट करिए। ऐसे छात्र जो थोड़ा नए हैं, ऐसे छात्र जो नए स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या करना है भैया, आप A4 साइज पेज ले लीजिए, A4 साइज, A4 पेज आप ले लीजिए, और पेज पर पॉइंट वाइज करके एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप मेंशन करिए। नए छात्रों की हम बात कर रहे हैं, और जितने भी छात्र पुराने हैं, देखो क्लास थोड़ा एक लेवल पे चलेगी, क्लास थोड़ा टफ होगी, एक लेवल पे होगी, और स्पीड होगी क्लास में, थोड़ा मैनेज करिएगा। नए छात्र पेज पे नोट करेंगे और पुराने छात्र उसी पीडीएफ पे अपना नोट करेंगे। कारण इसके पीछे क्या है समझिएगा। अगर आप मान लीजिए पीडीएफ पर चीजों को लिखते हैं, तो मान के चलो इतिहास का हमने 12 पीडीएफ दिया है, 12 पेज दिया है, 12 पेज ही आपका बिहार स्पेशल का होगा। मान के चलिए करंट का आपका लगभग 30 पेज होगा, और इसमें अगर देखा जाए ज्योग्राफी का लगभग 10 पेज होगा, पॉलिटी का 5 पेज होगा, साइंस का अप्रोक्सीमेटली 20 पेज होगा। ध्यान दीजिएगा, साइंस ज्यादा है, तो कुछ इतने पेज आपके बनेंगे। तो 12 दुना के 24, और ये 24, और ये हो गया आपका 30 यानी हो गया आपका 54 के बाद 54 10 64, 64 74 84, और ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 90 पेज, अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 90 पेज। 90 पेज पे आपको इतना डेटा लिखा होगा ना, इतना डेटा लिखा होगा
इतना ज्यादा डेटा लिखा होगा, मेरे ऊपर आप विश्वास करिएगा, आप कट ऑफ पार कर जाइएगा, आप कट ऑफ पार कर जाइएगा। इतना हमने इसमें मेहनत किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमने हर उस जगह से डेटा को उठाया है, हर उस जगह से डेटा को हमने उठाया, हर उस जगह से हमने डेटा को उठाया है जहां से जरूरी हो सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? फिलहाल देख लीजिएगा, लगभग 90 पेज आएगा आपका, 90 पेज, और 90 पेज के दौरान आपको बीपीएससी के लिए एक संपूर्ण सामग्री मिल जाएगी, संपूर्ण। जो आप लोग लास्ट टाइम ढूंढते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम पढ़ लें, या कोई टीचर हमें कुछ नोट दे दे, कोई किसी का नोट नहीं होता। आप अपना नोट लाइए और अपना नोट आप बनाइए। पीडीएफ हम इतना आपको देने वाले हैं, 90 पीडीएफ आपका अप्रोक्सीमेटली होगा, पूरा पूरा 90 पीडीएफ होगा। और इस 90 पीडीएफ के दौरान आपने डेटा भी तो मेंशन करेंगे ना आप, है ना, डेटा आप मेंशन करेंगे। और इतना मान के चलिए ना, कम से कम हम लोग लगभग मान के चलिए कम से कम 25 से 30 हजार क्वेश्चन, 25 से 30 हजार क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बस आप लोग मेरी स्पीड को मैनेज करिएगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। अब बातचीत आप लोग से हो गई मेरी, और कुछ कहना चाहते हैं तो आपको हम 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, लिख सकते हैं। बैच के इसके क्लास के रिगार्डिंग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आपको थोड़ा समय देते हैं हम। एक 150 पेज, अच्छा कहाँ 150 पेज हो रहा है? हो रहा है 150 पेज? नहीं, इतना कैसे हो गया, कहाँ हो रहा है? 30 20 50, 12 दुना के 24, 75, नहीं 90 पेज होगा। थोड़ा पहले पीडीएफ कल ही अपलोड, मतलब नोट निकलवा लीजिए उसको ना। अब जो भी पीडीएफ अपलोड होगा हम आपको पहले ही करवा देंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है जीवन में क्या होगा? जीवन में देखिए उसी को नहीं समझ में आता है जिसके पास प्लान ना हो। जैसे मान लीजिए हम हैं, सुबह जगे और सुबह पूरे दिन का मेरे पास प्लान है कि टेस्ट बैच में पढ़ाना है, दरोगा बैच में या इस बैच में फला बैच में क्लास है, और मैंने सुबह के टाइम में मुझे पता चल गया कि 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक क्लास है। तब ये बताइए मेरा पूरा दिन तो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अब मुझे जीवन में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड है। तो देखिए जीवन में जब तक आप अपना शेड्यूल नहीं सेट करिएगा ना, तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे। एक शेड्यूल भैया आप बनाइए ना, एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे पूरे दिन करना क्या है। आप आधा घंटा टाइम सुबह जग कर एक्स्ट्रा दीजिए केवल शेड्यूल बनाने के लिए कि मुझे पूरे दिन में क्या पढ़ना है। शेड्यूल बनाइए ना, तब पूरा होता है। होमवर्क सीरीज का बैच देखिए, उस बैच का प्रॉपर एक शेड्यूल है। पहले दिन की क्लास से ये डिसाइड हो जाता है कि कब क्या पढ़ाना है। आराम से देखिए बैच चल रहा है, खत्म होने के कगार पे है। सोचिए 2 महीना भी नहीं हुआ है उस बैच में। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे ना। बातचीत तो आप लोग से हो गई। और पॉलिटिकल साइंस किस बुक से पढ़ना है? कोई किताब अभी नहीं उठाइएगा। जितने लोगों का एग्जाम आपका अभी बीपीएससी का लगा हुआ है 20 दिन बाद, किसी किताब को नहीं। इस क्लास को आप देखिए, किताब से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा मानना है। विश्वास रखिएगा, आप धैर्य रखिएगा। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पहला, इसमें 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। 66वीं बीपीएससी, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि पर्शियन कारी यानी पित्रादिवरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पित्रादिवरा या पर्शियन कारी देखिए एक प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली है। दिया है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करी जाती है, या मीनारों की टेढ़ी दीवार को बनाना होता है, या संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना होता है, या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा। देखिए किसके बारे में दिया है? पित्रादिवरा के बारे में दिया हुआ है। भैया ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए पित्रादिवरा जो शैली है, पित्रादिवरा शैली, अगर हम पित्रादिवरा शैली की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पित्रादिवरा जो शैली है, पित्रादिवरा शैली, पित्रादिवरा शैली, पित्रादिवरा शैली जो है, इसमें कहा गया संगमरमर पर की गई नक्काशी, सफेद संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर, संगमरमर पर की गई नक्काशी, की गई नक्काशी, संगमरमर पर पत्थरों के माध्यम से की गई नक्काशी। ध्यान दीजिएगा। ये जो नक्काशी होती है, नक्काशी, नक्काशी का मतलब चित्रकारी, इसको हम पित्रादिवरा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर आप देख पाएंगे तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी दिया हुआ है, और तो कहीं कुछ विशेष दिया नहीं है, तो हम लगा सकते हैं इसी को उत्तर। ये अपने आप में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सफेद संगमरमर पर की गई नक्काशी, या सुंदर दीवारों पर, सुंदर दीवारों पर, सुंदर दीवारों पर, दीवारों पर, ध्यान दीजिएगा, सुंदर दीवारों पर रंगीन पत्थरों के माध्यम से,
रंगीन पत्थरों के माध्यम से, सुंदर दीवारों पर रंगीन पत्थरों के माध्यम से सुंदर दीवारों पर रंगीन पत्थरों के माध्यम से नक्काशी, इसको भी आप कह सकते हैं पित्रादुरा शैली। ध्यान दीजिएगा, रंगीन पत्थरों के माध्यम से नक्काशी अगर करी जाए सुंदर दीवारों पर भी, तो ये किस में आता है? आपका पित्रादुरा में आता है। ये पित्रादुरा का क्वेश्चन 2 जगह पूछा है। एक बार तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा था 2024 में, सेम यही क्वेश्चन आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा है 2020 में। 4 साल के गैप पर यूपी पीसीएस में भी सेम सवाल पूछा आपका पित्रादुरा से। पित्रादुरा शैली, ध्यान दीजिएगा, सफेद संगमरमर पे नक्काशी या स्वच्छ दीवारों पर रंगीन पत्थरों के माध्यम से जो नक्काशी की जाती है, इसे हम पित्रादुरा के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत के संबंध में, भारत में अगर हम मंदिर निर्माण की शैलियां देख पाते हैं, मंदिर निर्माण, भारत में मंदिर निर्माण शैली, भारत में मंदिर निर्माण शैली की अगर हम बात करेंगे तो पहली एक शैली हो जाती है आपकी नागर शैली, नागर शैली हो जाती है। और दूसरी मंदिर निर्माण की शैली हो जाएगी आपकी बेसर शैली, बेसर शैली। और एक तीसरी शैली की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी द्रविड़ शैली। तीसरी शैली आपकी कौन सी है? तो द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। देखिए, यहां से प्रश्न बने हैं बीपीएससी की टीआरई की परीक्षा में। यहां से प्रश्न बना, सवाल ये बना कि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत होता है? तो जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, ये किस शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली। मध्य भारत के जितने भी मंदिर हैं, मध्य भारत के मंदिरों को किस शैली में बनाया गया है? बेसर शैली में। और उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, उत्तर भारत के मंदिरों को किस शैली में बनाया गया है? तो ये नागर शैली के मंदिर हो जाएंगे। उत्तर भारत के मंदिरों को किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली। मध्य भारत के मंदिरों को किस शैली में बनाया गया है? बेसर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिर को किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक प्रश्न बनता है, अब इन शैलियों से हट के थोड़ा प्रश्न पूछेगा। अगर इन शैलियों से हट के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है तो एक प्रश्न करेगा आपका बेसर शैली से, बेसर शैली से एक प्रश्न करेगा, बेसर शैली। ध्यान दीजिएगा भैया, बेसर शैली मध्य भारत की शैली है। सवाल बनता है कि गुंबदाकार और अर्ध गुंबदाकार, गुंबदाकार और अर्ध गुंबदाकार दोनों, गुंबदाकार और अर्ध गुंबदाकार, गुंबदाकार और अर्ध गुंबदाकार, ये दोनों तरह के मंदिर आप कहां या इमारत कहां देख पाते हैं? तो बेसर शैली में। इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर सवाल बनेगा कि गोपुरम, देखिए यहां से क्वेश्चन बना है, गोपुरम, गोपुरम जो होता था ये मंदिर का प्रवेश द्वार हुआ करता था, मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम जो था मंदिर का प्रवेश द्वार था। इस गोपुरम को आप कहां देख पाते हैं? तो गोपुरम को आप देख पाते हैं कहां पर? द्रविड़ शैली में। कहां पर? द्रविड़ शैली में आप देख पाते हैं। गोपुरम आपको कहां मिलेगा? द्रविड़ शैली में। मंदिरों का जो प्रवेश द्वार था इसको क्या कहा गया? गोपुरम कहा गया। और इसको आप किस शैली में देख पाएंगे? तो द्रविड़ शैली में। गुंबदाकार, अर्ध गुंबदाकार, ये किस शैली का विषय है? तो बेसर शैली का विषय है। बाकी ये कुछ मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। और पित्रादुरा शैली जिसके बारे में पूछा था, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ मंदिर और उनसे संबंधित शैलियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे हमने एक मंदिर का नाम लिया राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। हमने एक मंदिर का नाम लिया राजराजेश्वर मंदिर। ध्यान दीजिएगा, हमने एक मंदिर का नाम लिया मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। हमने एक मंदिर का नाम लिया, ध्यान दीजिएगा, रखिएगा, खजुराहो, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। एक मंदिर का हमने नाम लिया खजुराहो का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आइएगा, राजराजेश्वर मंदिर। और ध्यान दीजिएगा नटराज, नटराज, नटराज स्थल जो है, नटराज स्थल। अगला 5वें नंबर पे रामेश्वरम, रामेश्वरम। अगर हम रामेश्वरम की बात करते हैं, रामेश्वरम, रामेश्वरम भी किस शैली के आधार पे बना है? ध्यान दीजिएगा, द्रविड़ शैली। किस शैली पर? द्रविड़ शैली। और हल्का फुल्का इसमें मिश्रण दिखता है नागरी शैली का। रामेश्वरम द्रविड़ शैली में तो बना है, लेकिन इसमें थोड़ा मिश्रण दिखता है। किस शैली का मिश्रण? मिश्रण दिखता है हल्का फुल्का नागर का, इसके आंतरिक भाग में। आगे नटराज स्थल की बात करेगा तो ये कौन सी शैली है आपकी? द्रविड़ शैली है। नटराज स्थल में शैली कौन सी? द्रविड़। खजुराहो का मंदिर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? पंचायतन शैली में। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। और सवाल बनेगा राजराजेश्वर मंदिर भी किस शैली में बना है? तो ये मंदिर भी आपका द्रविड़ शैली में बना है। फिलहाल इतनी बातों को देख लीजिएगा। देखिए यहां से प्रश्न बने हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर खजुराहो वाला तो पूछा ही है, और मीनाक्षी मंदिर पूछा ही है, राजराजेश्वर मंदिर ये भी पूछा है।
ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आगे से अगर सवाल बने तो बना लीजिएगा, इस पर थोड़ा भी डाउट नहीं रखिएगा। हाँ, एक प्रश्न और बनता है, एक शैली और है जिसको आप चारबाग शैली कहते हैं, चारबाग। एक शैली और है जिसको आप चारबाग शैली का नाम देते हैं, चारबाग शैली। कोई बताएगा कि चारबाग शैली में भारत की तरफ से बना मकबरा कौन सा है? कमेंट लगाइए, तो कमेंट रहना चाहिए ऑनलाइन में, है ना। बताइए, अगर प्रश्न बना कि चारबाग शैली में बना भारत का मकबरा कौन सा हो जाएगा? भारत के अंदर एक मकबरा बना है, बताइए, भारत के अंदर एक मकबरा बना है और ये चारबाग शैली में बनाया गया है। चारबाग शैली में बना भारत के अंदर मकबरा कौन सा है? कोई बताएगा? कोई बताए? कोई बता पाएगा? बाबर का मकबरा, क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, चारबाग शैली में बना हुआ मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। प्रश्न बनेगा आपसे, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ये किस शैली में बना है? तो चारबाग शैली में। और ध्यान दीजिएगा, हुमायूं का मकबरा बना है किस शैली में? चारबाग शैली। और इसका निर्माण करने वाली कौन थी? तो इन्हीं की बहन थे, हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा इसका निर्माण करा गया था, हुमायूं की बहन द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये मकबरा किस शैली का है? तो चारबाग शैली का बना हुआ मकबरा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चारबाग शैली का बना हुआ मकबरा कौन सा होगा? तो ये हुमायूं का मकबरा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां से प्रश्न बने हैं, फिलहाल ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा, आप लगा देते हैं इस पर इंपॉर्टेंट। और एक आप ध्यान दीजिएगा, खजुराहो का टेम्पल यहां पर भी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से। ये दो बातें ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और पूछता है, आप लोग से हम बोल रहे हैं, जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न पूछता है कि सफेद संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा कौन सा हो जाएगा? सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा कौन सा हो जाएगा? कोई बताएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सफेद संगमरमर से बना, सफेद संगमरमर से बना, सफेद संगमरमर से बना मकबरा, सफेद संगमरमर से बना मकबरा, सफेद संगमरमर से बना मकबरा अगर आपसे पूछता है तो लिखिएगा, सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा कौन सा हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, सफेद संगमरमर से बना मकबरा हो जाएगा इत्माद का मकबरा, इत्माद का मकबरा, इत्माद का मकबरा ये सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है, इसको बना लीजिएगा। इत्माद उद्दौला का मकबरा ये सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। नूरजहां के पिता थे इत्माद, उनका नाम मिर्जा गियास बेग था, उनको उपाधि मिली थी इत्माद उद्दौला की, तो उन्हीं के नाम पे एक मकबरा का निर्माण कराया था नूरजहां ने। और ये मकबरा किसमें निर्मित था? तो सफेद संगमरमर। और सफेद संगमरमर का दूसरा पूछेगा तो ताजमहल। ध्यान दीजिएगा, पहला तो इत्माद हो जाएगा और दूसरा पूछेगा तो ताजमहल। पहला इत्माद और दूसरा ताजमहल, पहला इत्माद दूसरा ताजमहल। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेगा अगर कि उत्तर भारत की शैली को हमने क्या कहा? नागर। मध्य भारत की शैली को हमने क्या कहा? बेसर। द्रविड़, दक्षिण भारत की शैली को हमने क्या कहा? द्रविड़। बेसर शैली के अंतर्गत गुंबदाकार और अर्ध गुंबदाकार ये दोनों कहां पे मिलेंगे? बेसर। गोपुरम आपको कहां मिलेगा? द्रविड़ में मिलेगा। और मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहा गया? तो गोपुरम कहा गया। सवाल बनेगा, सफेद संगमरमर पर की गई नक्काशी या साफ दीवारों पर पत्थरों के माध्यम से की गई नक्काशी को हम क्या कहते हैं? पित्रा दिवरा का नाम देते हैं। और आगे राज राजेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली में है, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में है, खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में है, नटराज स्थल आपका द्रविड़ शैली में है, रामेश्वरम मंदिर आपका द्रविड़ शैली में है, लेकिन इसमें मिश्रण किसका दिखता है? तो नागर का भी दिखता है। आगे हुमायूं का मकबरा का निर्माण ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा किया गया और ये किस शैली में बना है? तो चारबाग शैली में। दो शैलियां ध्यान दीजिएगा, एक पंचायतन और दूसरी चारबाग, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है, फिलहाल इस प्रश्न का देखिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, अगर इसके आधार पे आप देख पाएंगे, देखिए क्वेश्चन तो एक है, एक्सप्लेन हमने कितना किया? 2 3 4 5 6 7 8 8 किया हमने एक्सप्लेनेशन, 8। यहां से देखिए 9 9 10 11 12 13 14 15, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए ना, एक क्वेश्चन में औसतन हम 10 पॉइंट बताएंगे। एक क्वेश्चन में, एक प्रश्न में औसतन 10 पॉइंट बताएंगे आपको, 10 पॉइंट, औसतन 10 पॉइंट आपको बताएंगे एक प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सोचिए 20,000 क्वेश्चन कराने वाले, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना। आगे आगे है प्रश्न आपका कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? हुमायूं ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया कि शाहजहां ने बनाया? कोई बताएगा? चित्रकारी, अगर हम चित्रकारी की बात करते हैं, चित्रकारी ध्यान दीजिए भैया, अगर हम चित्रकारी की बात करेंगे, चित्रकारी के लिए कारखाने
चित्रकारी के लिए कारखानों की स्थापना करा गया था किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा। चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए गए थे किसके द्वारा? अकबर द्वारा। और अकबर के दरबार में आपने कभी पढ़ा होगा, इसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दसवंत और दूसरे का नाम था बसावन। ध्यान दीजिएगा, दसवंत और बसावन नाम के दो व्यक्ति थे, इसके दरबार में रहा करते थे, जो हिंदू चित्रकार थे। इसको ध्यान दीजिएगा। अकबर होगा, कारखानों का निर्माण कराने वाला कौन हो जाएगा? तो अकबर। चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे किसने? तो चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया गया था किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा बनाया गया था। लेकिन अगर यहीं से प्रश्न पूछता है चित्रकला, अगर प्रश्न बनता है आपका चित्रकला, चित्रकला का सर्वाधिक विकास, चित्रकला का सर्वाधिक विकास, चित्रकला का सर्वाधिक विकास ये किसके टाइम हुआ था, किसके समय हुआ था? तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये जहांगीर के समय हुआ था, जहांगीर के टाइम। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? जहांगीर के समय हुआ था, जहांगीर के समय हुआ था। इसको एक बार देख लीजिएगा ना, इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, न कि सी होगा। उस समय बहुत सारे लोगों ने सी लगाया था। इसको बनाइए, इसको बहुत सारे लोगों ने उस समय जहांगीर उत्तर दिया था, लेकिन कारखाने सर्वाधिक, जो सर्वाधिक जगह बनाए थे, स्थल बनाए थे चित्रकला के लिए, ये कौन बनाया था? अकबर ने। और चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके टाइम हुआ था? जहांगीर के टाइम। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके टाइम? जहांगीर के टाइम। और चित्रकला के लिए पूछेगा आपसे कारखाने, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? अकबर के द्वारा बनाए गए थे। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुगल साम्राज्य से कुछ सवाल बनते हैं, मुगल से कुछ सवाल बनते हैं, मुगल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और प्रश्न पूछेगा आपसे कि मुगलों में युद्ध कला, मुगलों में युद्ध कला का जो भारत में विकास किया था, ये बाबर ने किया था, बाबर ने। मुगलों में साहित्य कला का जो विकास किया था, साहित्य कला, मुगलों में साहित्य कला का जो विकास किया था, ये कौन किया था? तो ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने किया था। साहित्य कला का विकास किया था हुमायूं ने। मुगलों में ध्यान दीजिएगा, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति थी, साम्राज्य विस्तार की नीति, ये सर्वाधिक किसके टाइम प्रचलित थी? तो अकबर के टाइम। सवाल बनेगा किस? मुगलों में चित्रकला का विकास किसके टाइम हुआ था? चित्रकला, चित्रकला का विकास किसके टाइम हुआ था? जहांगीर के समय हुआ था। चित्रकला का विकास जहांगीर के समय। सवाल बनेगा स्थापत्य कला, मुगलों में स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक किसके समय हुआ था? तो ये शाहजहां के टाइम हुआ था। स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। एक बार देख लीजिएगा, हाँ ये क्लास फ्री है, ये देख लीजिएगा। युद्ध कला, साहित्य कला, साम्राज्य विस्तार, चित्रकला और स्थापत्य कला, सभी के बारे में जानकारी मैंने दे दिया है आपको। फिलहाल चित्रकारी के लिए कारखाना बनाने वाला कौन था? अकबर। और प्रश्न बनेगा आपसे कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय करा गया? तो जहांगीर के टाइम। किसके टाइम करा गया था? किसके समय करा गया था? जहांगीर के समय करा गया था। अब देखिए, मुगलों में भले सवाल किसी से बने या ना बने, एक प्रश्न आपका हुमायूं से बनेगा, क्योंकि कारण यह था कि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध संबंधित है, चौसा संबंधित है, तो एक प्रश्न आपका हुमायूं से बनता है। और अकबर के सेंस में कुछ सवाल बनते हैं, क्योंकि बिहार में भी डेवलपमेंट हुआ था। तो अगर देखा जाए तो हुमायूं, अगर हम हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं, अगर हम हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं, हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं पुत्र था किसका? तो ये बाबर का पुत्र था, बाबर का, बाबर का पुत्र था। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, इसी में बाबर का एक बेटा कौन था? हुमायूं था। ध्यान दीजिएगा, बाबर का पुत्र हुमायूं। और हुमायूं के संबंध में बिहार से सवाल क्या बनते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस हुमायूं के समकालीन एक शासक था, समकालीन, अगर देखा जाए इसके समकालीन एक राजा था, राजा जो कि अफगान था, अफगानी। इसके समकालीन एक शासक था जो कि अफगानी था, और इसने क्या कर दिया? हुमायूं पर आक्रमण किया, हुमायूं पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और हुमायूं पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 2 बार। हालांकि और भी युद्ध हुए थे, 2 बार, ये दोनों प्रमुख आक्रमण है। और ये आक्रमण हुआ था 1539 में, और आक्रमण हुआ था आपका 1540 में। जो 39 का आक्रमण था, इस आक्रमण को हम कहते हैं चौसा का वार। क्या बोलते हैं इसको? हम चौसा का युद्ध कहते हैं, चौसा का वार। और ध्यान दीजिएगा, जो 40 में आक्रमण हुआ था, इसको क्या कहा गया? तो बिलग्राम का युद्ध कहा गया, इसको बिलग्राम वार कहा गया। और ये दोनों वार जो था, ये किसके बीच हुआ था? इसमें हुमायूं था, हुमायूं। और ध्यान दीजिए, हुमायूं का प्रतिद्वंदी जो था, ये अफगान था। कौन था? अफगान। अफगान का मतलब शेरशाह सूरी। और इसमें जीतने वाले कौन थे? अफगान। और हारने वाला कौन था? हुमायूं। तो कभी कभी सवाल बनता है कि हुमायूं ने अफगानों से 2 युद्ध हारे थे, एक चौसा और दूसरा बिलग्राम का युद्ध। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए, यहां से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हुमायूं से। और प्रश्न बनेगा आपका अकबर से। अकबर से क्या प्रश्न बन सकता है भैया? ध्यान दीजिएगा, अगर हम अकबर के संबंध में बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? अमरकोट के अंदर। कहां पर? अमरकोट के अंदर।
अमरकोट पंजाब, पंजाब में अमरकोट के राजा थे, नाम था इनका वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में अकबर का होता है जन्म, ध्यान दीजिएगा। अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म होता है। हाँ, अफगान मतलब शेरशाह, ध्यान दीजिएगा। अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म होता है। और ध्यान दीजिए, अकबर की माता जो थी मादा, इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? हमीदा बानो। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा। और अकबर के जन्म के उपरांत, इनके जन्म के उपरांत अगर देखा जाए तो अकबर का राज्याभिषेक करा गया, राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक करा गया। और ये राज्याभिषेक कहां पर करा गया? तो अकबर का राज्याभिषेक करा गया कहां पर? कालानौर के अंदर। ये कालानौर कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा गया। और अकबर के संबंध में देखिए, हमें बहुत वो नहीं पढ़ना है जो ना आए एग्जाम में, ठीक है। हाँ, पेटीकोट शासन कहां था सर? वो अकबर के शासनकाल में था। अकबर के शासनकाल में जो पेटीकोट शासन था, ये इसके बारे में चर्चा की गई है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहीं से अकबर से अगर सवाल बनता है अकबर से, तो कुछ सन है जहां से पार्टिकुलरली आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1556 से, एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1571 से, सॉरी 1556 से बनेगा। फिर बनेगा क्वेश्चन आपका 1562 से, फिर प्रश्न बनेगा आपका 1562 1563 से, क्वेश्चन बनेगा आपका 1564 से, प्रश्न बनेगा आपका 1571 से, है ना। ये इतने सवाल एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ऑलरेडी पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है यहां से प्रश्न। तो अगर देखा जाए 1556 में एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है? पानीपत। पानीपत का कौन सा युद्ध है भैया? सेकेंड वार है। पानीपत का सेकेंड वार। और ये किसके बीच होता है? अकबर। और अकबर की सेना लड़ी थी किसके साथ? तो हेमू के साथ। हेमू, हेमचंद, ध्यान दीजिएगा। और इसमें अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां। 62 में अगर हम देख पाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, दास प्रथा। अकबर ने दास प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। कब कर दिया? 62 में कर दिया। ध्यान दीजिएगा, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर का अंत कर दिया। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर का अंत कर दिया अकबर ने। और ये अंत कब कर दिया? 1562-63 में कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जजिया कर का अंत कर दिया। जजिया कर, जो जजिया कर लगता था, जजिया टैक्स लगता था, इस जजिया कर का भी क्या कर दिया? तो अंत कर दिया अकबर ने। 1571 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1571 में अकबर द्वारा गुजरात अभियान चलाया गया। गुजरात अभियान, अकबर द्वारा गुजरात अभियान के संबंध में चर्चा कब है? तो 1571 में है। इतनी बातों को अभी देख लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। एग्जाम में पूछा है तभी करा रहे हैं, वरना मेडल से क्वेश्चन तो नहीं होता है, एक आध होता है, तो अगर करा देंगे तो वहां से मिल जाएगा आपको प्रश्न। फिलहाल देख लीजिएगा इतनी बातों को। आगे बढ़ेंगे, 1571 के बाद 1576, 1571 के बाद 1576 का समय है। 1576, 1576 के बाद ध्यान दीजिएगा 1500 ध्यान दीजिएगा 1582। और 1582 के बाद हो जाएगा आपका 1583। 1583 के बाद आपका 1605 है। ये इतना डेट आपको मेंशन करना है अकबर से। 1576 की अगर हम बात करते हैं, इस समय युद्ध हुआ था, इसको हम हल्दी घाटी का नाम देते हैं, हल्दी घाटी का वार। ये जो हल्दी घाटी का वार हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था? 1576। और हल्दी घाटी के युद्ध में कौन शामिल था? ध्यान दीजिएगा, इसमें अकबर का सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह शामिल थे। और मान सिंह के साथ और कौन लड़ा था? तो ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच ये लड़ाई थी, इसको याद रखिएगा। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ना, हमने पानीपत भी बताया है ना आपको, पानीपत। पानीपत की अगर हम सेकेंड वार की बात करते हैं, सेकेंड वार, पानीपत का जो सेकेंड वार था ये कब हुआ था? 1556 में, 1556। और इसमें अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान। बैरम खान सेनापति थे। और बैरम खान ने लड़ा किससे था? हेमू से लड़ा था। बैरम खान जीता, हेमू हारा था यहाँ पे। और इधर की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें मानसिंह जो था ये जीत गया, महाराणा प्रताप हार गए। और एक संबंध में कहते हैं कि इनको जंगल में भटक भटक कर दर दर भटके, और कहते हैं कि घास की रोटी इन्होंने खाया था महाराणा प्रताप ने। ये उसी के समय की बातें हैं ये। और आगे है 82 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया गया था अकबर द्वारा। ये एक प्रकार का धर्म था। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू अगर पूछेगा, इसको अपनाने वाला पहला हिंदू, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन हो जाएगा? तो बीरबल होगा। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन है? बीरबल। और अगर हम 1583 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इलाही सनमत। सवाल पूछेगा इलाही सनमत, इलाही सनमत की शुरुआत किसके द्वारा करा गया? तो अकबर द्वारा इलाही सनमत की शुरुआत करा गया।
और ये सनमत कब शुरू हुआ था? 1583 के अंतर्गत। 1605 की अगर हम बात करेंगे तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब? 1605 में। और अकबर की मृत्यु के उपरांत पद पे कौन आया? तो जहांगीर आया। कौन आया? जहांगीर। फिलहाल देख लीजिएगा, मिडावल से तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन था प्रश्न तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये रहा आपका क्वेश्चन। कुछ एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे किया है, कुछ एक्सप्लेन देखिए इस पेज पे है, कुछ यहाँ पर है, और आगे बढ़ेंगे। दिया है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? द्वैध शासन प्रणाली, सीधे हेडिंग बनाइए, इसके बारे में पूरी जानकारी नोट करिए। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली नोट करिएगा। कोई बताएगा द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? जनक, जनक, केवल मैंने जनक पूछा है। द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? बताइए, कोई बताए द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? द्वैध शासन प्रणाली के जनक, द्वैध शासन प्रणाली के जनक किसको कहा गया? कोई बताएगा? द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? कोई बताए, कोई बताए भैया, कोई भी ऐसा छात्र जो बता पाए। द्वैध शासन प्रणाली के जनक, कुछ लोग डुप्ले बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं लियोनियस कार्टियस। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए मिंटो भी बता रहा है सब, मिंटो मत बोलो, समझे ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए द्वैध शासन प्रणाली के जो जनक थे, जनक, ये किसको कहा गया? तो कार्टियस को कहा गया। द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? कार्टियस। और भैया देखो सवाल क्या बनेगा, द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, शक्तियों का विभाजन, इसमें शक्तियों का और कार्यों का और क्षेत्रों का विभाजन, कार्य शक्ति और क्षेत्र का विभाजन जो होता है, विभाजन, इसी को नाम दिया गया द्वैध शासन प्रणाली। अब सवाल बनेगा आपसे बंगाल के लिए, बंगाल के लिए प्रश्न बनेगा, बंगाल के लिए प्रश्न बनेगा कि बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा करा गया? तो भैया ध्यान दीजिएगा, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करने वाले कौन थे? क्लाइव, क्लाइव थे। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला कौन हो जाएगा? तो क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, यानी दोहरा शासन लगा दिया, दोहरा शासन इंप्लीमेंट कर दिया। और जरा ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन के तहत ध्यान दीजिएगा दो प्रणालियां इसने लाया। एक प्रणाली का नाम हो जाएगा दीवानी प्रणाली, दीवानी, और एक दूसरी प्रणाली लाया जिसको हम निजामत का नाम देते हैं, निजामत प्रणाली। एक दीवानी प्रणाली और दूसरा निजामत प्रणाली। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में रहा है, 70वीं बीपीएससी का मेंस पढ़िएगा रहेगा, ये मिलेगा उसमें। 70वीं बीपीएससी मेंस इतिहास में ये प्रश्न दिया है। फिलहाल बना लीजिएगा, द्वैध शासन जो था ये दो प्रणालियों पे काम करा, एक को हम कहते हैं दीवानी प्रणाली और दूसरे का नाम हो जाएगा निजामत प्रणाली। क्या नाम होगा? निजामत प्रणाली होगा, ठीक है। दीवानी प्रणाली का अधिकार जो था, ये ध्यान दीजिएगा, कंपनी इसको अपने हाथ में रखी। इस पर किसका अधिकार था? इस पर अधिकार किसका था? तो इस पर अधिकार कंपनी का था, कंपनी का था। ध्यान दीजिएगा, जितने भी बंगाल के क्षेत्र से टैक्स वगैरह इकट्ठा किए जाते थे, टैक्स इकट्ठा किया जाता था, उसको दीवानी का नाम दिया गया था और इस पर अधिकार किसका था? कंपनी का था। निजामत प्रणाली में क्या था? इसमें पुलिस और प्रशासन, इसमें पुलिस और प्रशासन शामिल थे, प्रशासन, इसमें पुलिस और प्रशासन शामिल हुआ करती थी निजामत प्रणाली में। ध्यान दीजिएगा, निजामत प्रणाली में कौन थे? पुलिस और प्रशासन थी, और इनकी जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? तो नवाबों के हाथ में थी। ध्यान दीजिएगा, इन पर किसका अधिकार था? इन पर अधिकार था किसका? तो नवाबों का, नवाबों का अधिकार था, नवाबों का अधिकार था, नवाबों का अधिकार। और अधिकार मात्र कमी था, उतना नहीं था कि आप पुलिस प्रणाली के दम पे शासन सत्ता को स्थापित कर पाए या काबिज कर पाए। तो द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में शुरू करने वाला था क्लाइव। दीवानी प्रणाली और निजामत प्रणाली, दो प्रकार की प्रणालियां आपको दिखेंगी। दीवानी प्रणाली टैक्स पे आधारित प्रणाली थी, जिसका अधिकार किसको दिया गया? तो कंपनी को दिया गया। निजामत प्रणाली जो थी ये पुलिस और प्रशासन पे आधारित थी, जिसका अधिकार किसको दिया गया? तो नवाबों को दिया गया। ये प्रणाली लंबे समय तक काम की, ये प्रणाली लंबे समय तक चली, लंबे समय तक ये प्रणाली चली, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बंगाल में जो था द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन जो था ये कब शुरू करा गया था? किसी के पास जानकारी हो तो इसको बताए। ऑप्शन दे रहे हैं 1773, 1764, 1765, 1792। बताइए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो थी ये कब शुरू करी गई थी और कब खत्म की गई? दोनों, शुरू और खत्म, कब शुरू हुई और कब तक चली? कोई बताएगा? 65 बोल रहे हैं छात्र।
ध्यान दीजिएगा, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ था, शुरू किया गया द्वैध शासन को शुरू किया गया 1765 के अंतर्गत शुरू किया गया। और ध्यान दीजिएगा कब तक चला द्वैध शासन, चला कब तक चला, 1772 तक चला। ये शुरू किया गया था 65 में, और पूछेगा कब तक चला तो ये 72 तक चला था। भैया बनाइए इसको, शुरू किया गया 65 में और कब तक चला तो 72 तक चला। ठीक है, ओवरऑल पूरा प्रीवियस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समाप्त हो गया 73 में, पर चला था कब तक, 72 तक चला था। 65 से 72, 65 से 72, 65 से 72। बहुत सही, बहुत सारे छात्र दे रहे हैं उत्तर। इसको बना लीजिएगा, जो बात आपको लगे कि नहीं मुझे लिखना चाहिए उसको मेंशन करिएगा तुरंत। द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ 65, चला 72 तक। क्लाइव ने शुरू करा, दीवानी और निजामत के रूप में शुरू किया। दीवानी का अधिकार कंपनी के पास था, निजामत का अधिकार नवाबों के पास था। निजामत में पुलिस और प्रशासन था, और दीवानी में क्या हुआ करता था, तो टैक्स वाली व्यवस्था थी, टैक्सेशन था। ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल बनता है कि जो ये प्रणाली है द्वैध शासन, एक प्रश्न बनता है कि द्वैध शासन की जो प्रणाली है, द्वैध शासन, ये जो द्वैध शासन की प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली, इस द्वैध शासन प्रणाली का अंत भी हुआ। हाँ, इसको समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो ध्यान दीजिएगा वारेन हेस्टिंग द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले गवर्नर का नाम क्या होगा, तो वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो बना लीजिएगा, द्वैध शासन प्रणाली जो था समाप्त किया किसके द्वारा, समाप्त किया गया किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। और इसको समाप्त कब करा गया था, समाप्त, देखिए इसके लिए दो डेट है, 73 है और 72 है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर डेट है ना, समाप्त किया गया, जो बिहार के एससीईआरटी में लिखा है समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया, तो ध्यान दीजिएगा 1772 में समाप्त किया गया। एससीईआरटी का डेटा है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एससीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब, 1772 में। लाने वाले कौन थे, क्लाइव थे। समाप्त करने वाले कौन, वारेन हेस्टिंग थे। ध्यान दीजिएगा। अब कहानी यहां से बढ़ेगी आगे, यहां से कहानी बढ़ेगी आगे। द्वैध शासन जो आजादी के पहले लाया गया था, मतलब क्लाइव के टाइम लाया गया था, वो चला था 72 तक, और 72 में समाप्त कर दिया कौन, वारेन हेस्टिंग ने। आगे चल के आपको पता है एक अधिनियम आया था, अधिनियम आगे चल के अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम लाया गया, और ये अधिनियम लाया गया था सन 1919 में। भारत शासन अधिनियम लाया गया 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया, और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत के जितने भी प्रांत हैं, इन प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। तो सवाल बनेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, और इसी समय इसी अधिनियम के तहत पहला तो प्रांतों में किया गया, और दूसरा आंशिक तौर पर केंद्र में भी, आंशिक रूप से केंद्र में भी, आंशिक तौर पर केंद्र में भी। ध्यान दीजिएगा, प्रांत में तो इसकी व्यवस्था करी गई, लेकिन कुछ छोटे मुद्दों पर, यानी आंशिक तौर पर इसकी व्यवस्था कहां करी गई थी, केंद्र में। कभी कभी पूछता है कि 1919 के तहत कौन सा कथन ठीक नहीं है या फिर ठीक है, तो उसमें लिखता है कि केंद्र और राज्य में या प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया। अगर ऐसा है तो अपने आप में क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए व्यापक तौर पर इसकी शुरुआत कहां करा गया था, प्रांतों में, लेकिन आंशिक तौर पर इसकी शुरुआत कहां करा गया, तो केंद्र में करा गया था। तो प्रांत और केंद्र दोनों जगह पे लगा था। द्वैध शासन दो हिस्से में बांट दिया, और ध्यान दीजिएगा बांटने का आधार क्या बताया इन्होंने, आधार क्या बताया, आधार, तो ध्यान दीजिएगा प्रशासनिक आधार बताया। प्रशासनिक आधार पर दो हिस्से में बांट दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में है, प्रशासनिक आधार पे बांटा। और आगे चल के एक अधिनियम और आता है, आगे चल के एक अधिनियम आता है, अधिनियम आता है आगे चलकर। ध्यान दीजिएगा, अधिनियम आता है, अधिनियम 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आता है। इसने क्या कर दिया, प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया। इसने क्या करा, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रांतों से द्वैध शासन हटाया, और प्रांतों से हटाकर, प्रांतों से समाप्त करके केंद्र पर लगा दिया, केंद्र पर लगा दिया।
केंद्र पर लगा दिया। केंद्र पर पूर्णतः द्वैत शासन जो लगा था ये किस अधिनियम से लगा था? 1935। और यहीं से प्रांतों को स्वायत्तता मिली, प्रांतों को स्वायत्तता मिली। तो कभी सवाल बनता है कि प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? तो ध्यान दीजिएगा 1935 का अधिनियम। देख लीजिए, प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? तो ध्यान दीजिएगा, प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त हुई किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का अधिनियम। क्लियर है भैया? क्लियर हो सब? सब क्लियर हो ना सब लोग? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल करेंगे। एक प्रश्न देखिए पूछा था कि विषयों का हस्तांतरण, विषयों का विभाजन दो विषय में, ठीक है, एक तो आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित और हस्तांतरित का विभाजन ये किस अधिनियम के तहत किया गया? बताइए बताइए जरा। दो विभाजन था, एक आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था। आरक्षित और हस्तांतरित दो पार्ट में डिवीजन करा गया था, और ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये आप सभी लोगों से सवाल है मेरा, जानकारी दीजिए इसका। कहिए तो ऑप्शन दे दें, कहिए तो ऑप्शन दे दें। फिलहाल देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपका, द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अगर इस हिसाब से आप देख पाएंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्लाइव हो जाएगा। फिलहाल ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन बहुत बढ़िया हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि हमने आपसे कहा शक्ति का विभाजन, जो शक्ति था ना, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो विभाजन था, विभाजन। भैया बताइए, कुछ लोग अलग अलग उत्तर कर रहे हैं। शक्तियों का विभाजन ये हस्तांतरित 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 विषय के रूप में किया गया, विषय के रूप में, हस्तांतरित विषय के रूप में करा गया। और कुछ शक्तियां थी जिसको क्या करा गया? तो आरक्षित विषय के रूप में रखा गया। शक्तियों का विभाजन आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में करा गया। और ये कब करा गया था? किस अधिनियम में? 1919। रितु कुमारी ऐसा बोल रही है, बहुत सही, ध्यान दीजिएगा। ये विभाजन जो था, विभाजन ये कब करा गया था? 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, शक्ति का विभाजन करा गया 1919 के अधिनियम के माध्यम से। हस्तांतरित और आरक्षित, कितने विषय में? हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में। हस्तांतरित और आरक्षित विषय में, हस्तांतरित और आरक्षित विषय में दो प्रकार से शक्तियों का विभाजन करा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित विषय में क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, आरक्षित विषय जो थे, आरक्षित विषय, इसमें पुलिस वगैरह के काम थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें पुलिस और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन जो भी थे, इनको किस में रखा गया? तो हस्तांतरित। और जितने पैसे वाले विषय थे, जैसे कर संबंधी जितना मुद्दा था, ये सभी किस में रखा? तो इसको रखा आरक्षित विषयों में। कर संबंधी जितनी चीजें थी, कर संबंधी, ध्यान दीजिएगा, इसको रखा किस में? एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है। पुलिस और कर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पुराना वाला है ये। पुलिस और कर, ध्यान दीजिएगा, और राजस्व, इसको रखा कहां पर? हस्तांतरित में। और आरक्षित में किसको रखा? तो इसमें शिक्षा को रखा, काम को रखा, काम मतलब कार्य। इसमें किसको रखा? तो शिक्षा को रखा और कार्य को रखा। हस्तांतरित में शिक्षा को रखा, कार्य को रखा, काम और कृषि को रखा, कृषि को रखा, और स्वास्थ्य को रखा, स्वास्थ्य। ये इन विषयों को रखा किसमें? तो आरक्षित में रखा। ध्यान दीजिएगा, हस्तांतरित और आरक्षित, ये दो प्रकार के विषय बनाए गए, इसको ध्यान में रखिएगा। दो प्रकार के विषय बनाए गए, एक तो आरक्षित होगा और दूसरा क्या होगा? तो हस्तांतरित विषय होगा। आरक्षित विषयों में पुलिस है, भू विभाग है, भू राजस्व विभाग है, ध्यान दीजिएगा। और हस्तांतरित विषय में अगर पूछेगा तो आपसे शिक्षा है, सेवा है, स्वास्थ्य है, ये सभी है। और जो ये वाले लोग थे, इसमें हालांकि अधिकारी काम करते थे, इसलिए ये उत्तरदायी थे। लिखिएगा, आरक्षित विषय विधान परिषद के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जितने भी आरक्षित विषय थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित विषयों का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था। लिखिएगा, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे विषय थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और
ध्यान दीजिएगा, जो आरक्षित विषय थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये रहा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया और कुछ इतना एक्सप्लेन मैंने किया, देख लीजिए एक बार, और ये फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। और अगर देखा जाए इसमें विलियम बेंटिक, दो चार बातें आइए जान लेते हैं। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करेंगे, विलियम बेंटिक, ध्यान दीजिएगा भैया, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक की अगर हम बात करेंगे, सती प्रथा आपने सुना होगा, सती प्रथा, सती प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर, कब कर दिया, 1829 में कर दिया। कर्नल सुलेमान की अध्यक्षता में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था, स्लीमैन कर रहा था, स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में ठगी प्रथा का अंत किया था। कर्जन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कर्जन के समय आयोग, आयोग और आयोगकर्ता का शासन, आयोग और आयोगकर्ता का शासन कहा गया, शासन कर्जन के समय को कहा गया कमीशन और कमीशन्ड, कमीशन और कमीशन्ड के जनक, भारत में कमीशन और कमीशन्ड के जनक, भारत में कमीशन और कमीशन्ड के जनक, जनक के तौर पे माना गया किसको, तो कर्जन को माना गया। भारत के अंदर कमीशन और कमीशन्ड के जनक कौन हो जाएंगे, तो कर्जन हो जाएंगे, क्योंकि भैया समझिएगा, पुलिस आयोग बना था इन्हीं के समय, पुलिस आयोग, पुलिस आयोग बना था इन्हीं के टाइम। दूसरा, रेलवे कमीशन भी बना था इन्हीं के टाइम, रेलवे आयोग, रेलवे आयोग भी इन्हीं के टाइम बना था। और भैया तीसरा, विश्वविद्यालय आयोग भी इन्हीं के टाइम बना था, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय आयोग भी बना था, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग इनके समय बना था। आगे चौथे नंबर पे आइएगा, चौथा, फोर्थ नंबर पे आइएगा, ध्यान दीजिए, सिंचाई आयोग भी इनके टाइम बना था, सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग भी बना था। सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, मनक्रीफ की अध्यक्षता में बनाया गया था, मनक्रीफ की अध्यक्षता में, मनक्रीफ, मनक्रीफ की अध्यक्षता में बना था सिंचाई आयोग। और अगर पुलिस आयोग की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एंड्रयूज फ्रेजर, फ्रेजर की अध्यक्षता में बना था पुलिस आयोग। और रेलवे आयोग बना था रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग बना था। और कैप्टन रेले की अध्यक्षता में, रिले, कैप्टन रिले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था, विश्वविद्यालय आयोग। और भैया इसको, हाँ, बंगाल विभाजन इसी के टाइम हुआ था, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बना लीजिएगा, फिलहाल इसको बना लीजिएगा, देखिए ये जरूरी है आपके लिए, लिख दिया हमने इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपके लिए जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है। पुलिस आयोग फ्रेजर, रेलवे आयोग, विश्वविद्यालय आयोग रिले, और अगर सिंचाई आयोग की बात करेंगे तो मनक्रीफ, सिंचाई आयोग की बात करेंगे तो मनक्रीफ, हेनड्रयू फ्रेजर, अच्छा हेनड्रयूज फ्रेजर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, फ्रेजर लिखा है हमने, वही लिख सकते हैं फ्रेजर, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना थोड़ी क्लेरिफाई होना है, लिखिए, नोट करिए। क्या बोल रहे हैं सर, रेलवे को आम बजट में मर्ज 1900, ये सब काहे बोलते हो, बहुत मारेंगे हम रेलवे पढ़ाएं अब, इसके लिए बोल रहे हो, कोई तो नहीं है वहां तक, गवर्नर कोई गया ही नहीं 25 तक इसमें से, अब गुस्सा दिलाओगे तुम लोग मुझे, दो चार लोग मिलके। फिलहाल इसको बनाइए, जहां पढ़ रहे हैं, देखिए इतिहास ऐसा विषय है ना, सबको आता है, लेकिन एक तरीका होता है ना, जैसे आता है लेकिन भूल जाता है, कारण ये क्रोनोलॉजी में पढ़िए, क्रोनोलॉजी जो चल रहा है उसी को पढ़िए दबा के, तब तक पढ़िए जब तक खत्म ना हो जाए। द्वैत शासन पढ़ा रहे थे ना, लाइव बता के हट गए होते, समाप्त बता के हट गए होते, ड्यूरेशन बता के हट गए होते, हम कहा 1935 तक आए, क्योंकि अगर द्वैत शासन आया तो वहीं से आएगा, सब बता दिए एक बार, तो ज्यादा ऐसे नहीं होना है ना, मतलब आराम से पढ़िए, हम आपको क्रोनोलॉजी में बताएंगे सारा कुछ, ठीक है ना। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, आयोग और कमीशन के बारे में पूछेगा तो बता लीजिएगा, कमीशन और कमीशन का काल किसको कहा गया, तो कर्जन के काल को कमीशन और कमीशन क्या कहा गया, कमीशन और कमीशन कहा गया। देखिए पुलिस आयोग के बारे में पूछ चुका है कि पुलिस आयोग जो है, पुलिस आयोग के बारे में पूछा है भैया कि पुलिस आयोग का गठन कब करा गया था, पुलिस आयोग का गठन करा गया था 1902 में, कब करा गया था, कहाँ गया ये, 1902, पुलिस आयोग का गठन करा गया था 1902 में। और विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन करा गया था कब, 1901, लेकिन इसको लागू करा गया था कब, 1904 में। सिंचाई आयोग का गठन कब करा गया था, ये 1901 में करा गया था, बना लीजिएगा, बनाइए इतनी बातों को, ये आपके लिए सब जरूरी है। रेलवे आयोग का गठन कब करा गया था, 1901 और 2, यही डेट है अप्रोक्सीमेटली, देख लीजिएगा इसको, है ना। एक सवाल पूछ दे रहा है ना, बताइएगा आप लोग, पहला अकाल आयोग, प्रथम अकाल आयोग, पहला अकाल आयोग ये किसकी अध्यक्षता में, सॉरी किस गवर्नर के समय लाया गया था, ये बताइए, अध्यक्षता छोड़िए। पहला अकाल आयोग, पहला
अकाल आयोग, पहला अकाल आयोग बताइए, पहला अकाल आयोग अगर पूछेगा तो ये कब लाया गया था, कोई बताएगा? पहला अकाल आयोग, पहला अकाल आयोग, करजन के समय भी कोई अकाल आयोग आया था क्या? करजन के समय कोई अकाल आयोग आया था क्या, कोई बताएगा? कुछ लोग लिटन बता रहे हैं, बहुत सही। बताइए करजन के टाइम कोई अकाल कमीशन का गठन करा गया था क्या? करजन के समय किसी प्रकार का अकाल आयोग आया था? करजन के टाइम, करजन के समय, करजन में बताइए, पूछा है एग्जाम में, पूछा है। करजन के टाइम कोई अकाल आयोग बना था करजन में, बताइए। नहीं बताएंगे, चलिए। करजन के टाइम भी बना था, एक तो बना था, कहाँ लिख दे हम, यहाँ लिख देते हैं। करजन के टाइम भी एक अकाल आयोग आया था, अकाल आयोग। करजन के टाइम भी बना था अकाल कमीशन, अकाल आयोग बना था, और ये आयोग बना था कब? 1900 में बना था। करजन के टाइम भी एक अकाल आयोग बना था, कब बना था? 1900 में बना था, 1900 में। करजन के टाइम एक अकाल आयोग बना था 1900 में, किसके अध्यक्षता में बना था? मैकडोनल्ड, किसके अध्यक्षता में? मैकडोनल्ड, ध्यान दीजिएगा, ये बना था आपका एंथनी मैकडोनल्ड, एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में बनाया गया था। एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल कमीशन बना था, और ये 1900 में बना था करजन के समय। मैकडोनाल्ड, ऐसा मैकडोनाल्ड लिख रहा है, मैकडोनाल्ड पिज्जा वाला लिख रहा है, वो सब एम और सी लिख रहा है, फिर डोनाल्ड लिख रहा है, बना लीजिएगा। फिलहाल बनाइए इसको। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे, आपने देखा ब्रिटिश शासन लगाने वाला क्लाइव था, हटाने वाला कौन? वारेन हेस्टिंग था। और करजन की बात करेंगे, मैंने पूरा लिख दिया है। विलियम बेंटिक के बारे में सती प्रथा और ठगी प्रथा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। थॉमस रेले लिटन, अच्छा आगे है, आगे दिया है प्रश्न कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी ने? उत्तर क्या होना चाहिए भैया? धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, राजा राम, अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, लिख लो ये, कई बार दुख खत्म हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करेंगे, राजा राम मोहन राय, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के संबंध में अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इनके संबंध में दो चार सन है, याद रखिएगा। एक तो 1815, दूसरा 1828 और तीसरा 1829, याद रखिएगा भैया, इतना सन कम से कम तो याद होना चाहिए। याद रखिए 1815 में इन्होंने क्या करा था? आत्मीय सभा बनाया था, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। ये सभा किसके टाइम बनाया गया था? राजा राम मोहन राय। 28 में इन्होंने क्या करा था? सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा, सती प्रथा का अंत करा गया था किसके टाइम? राजा राम मोहन राय के समय, 1828 में। एक सेकेंड, सती प्रथा का अंत करा गया था कब? 1829 में, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना करा गया था, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को स्थापित करा गया था कब? 1828 में। और स्थापित करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के आगे आप देखेंगे तो लिखा है राजा, ये राजा, इनको उपाधि प्रदान की गई थी, उपाधि। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले कौन थे? तो प्रदान करने वाले हो जाएंगे अकबर सेकेंड, अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया था, बहुत सही, हिंदू कॉलेज भी पूछेगा तो बना लीजिएगा। राजा राम मोहन राय, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय 1815, 1828, 1829 राजा की उपाधि पूछेगा तो अकबर सेकेंड। क्या बताएंगे आप? अकबर सेकेंड। राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर सेकेंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सवाल पूछता है कि भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक भी कौन है? राजा राम मोहन राय। लिखिएगा, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारत में, भारत में, भारत में पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत हो जाएंगे, अग्रदूत, अग्रदूत। ये कौन है? राजा राम मोहन राय। सवाल कभी कभी बनता है ना, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता भी कौन हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कौन है? ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, वेदांत कॉलेज भी बनाया था, हाँ भैया वेदांत कॉलेज भी बना था इन्हीं के टाइम। फिलहाल देख लीजिएगा ना इतनी बातों को। आगे है
विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं, विवेकानंद, दो डेट याद रखिएगा, पहले तो एक तो 1893 याद रखिएगा और दूसरा 1897 याद रखिएगा। 1893 में शिकागो है ना, शिकागो, शिकागो, और 1897 में ध्यान दीजिएगा आप, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करा था। और 1893 में शिकागो। दयानंद की बात करते हैं सन 1875 में, 1875 में ध्यान दीजिएगा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करा था, आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद, और ध्यान दीजिएगा आर्य समाज की स्थापना के साथ इन्होंने एक नारा दिया था, नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। सवाल बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, यह नारा देने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती। इस बात को बना लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए सर, 12 तारीख को जन्म दिवस, हाँ 12 तारीख को इनका जन्म दिवस होता है, 12 जनवरी, जिसको आप राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं बताइए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कोई बताएगा। हाँ, बैक टू वेदाज, हमने लिख दिया अंग्रेज मत बनो, अब वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। और यहीं से एक बात ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के संबंध में अगर सवाल बनता है, महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी के संबंध में सवाल बनेगा, अगर महात्मा गांधी के संबंध में सवाल बनता है तो भैया ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, 1869 के अंदर जन्म होता है, जन्म। और जन्म कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, इनका जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। और ये 1888 में लंदन गए, 1888 में लंदन गए, लंदन पढ़ने के लिए गए थे, कब, 1888 में। लंदन से कब वापस आ गए भैया, ध्यान दीजिएगा, लंदन से ये वापस आ गए, लंदन से वापस आए, कब आए, 1891, वापस आ गए, वापस आए 3 साल की बैरिस्टर की पढ़ाई के बाद ये वापस आ गए। ध्यान दीजिएगा, वापस आने के उपरांत 1893, सन 1893 में ये कहाँ गए, तो अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में ये कहाँ गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए। बनाइए, महात्मा गांधी 12 अगस्त, बोल रहे हैं सब 12 अगस्त क्या है, अच्छा विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, कितना बनाइएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका गए। और किसके मुकदमे के लिए गए थे, ध्यान दीजिएगा, किसके मुकदमे के लिए गए थे, किसके मुकदमे के लिए, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए अफ्रीका गए, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए अफ्रीका गए थे, ध्यान दीजिएगा, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए अफ्रीका गए महात्मा गांधी, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए अफ्रीका गए। और अफ्रीका से लौटने में इनको काफी समय लगा और 21 साल बाद ये वापस लौटे, 21 साल बाद, मतलब मैक्सिमम टाइम बाद ये वहां से वापस लौटे। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में गए और यहीं पर इसी अफ्रीका के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सन, इसी अफ्रीका के अंदर सन 1894 के अंदर, 1894, यही पर सन 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करा था इन्होंने, नटाल कांग्रेस की स्थापना करा, नटाल कांग्रेस, नटाल कांग्रेस को बनाया इन्होंने अफ्रीका के अंदर। तो कभी कभी सवाल बनता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पर करी गई थी, तो ये नटाल कांग्रेस अफ्रीका के अंदर बना था। और कब बना था, 1894, नटाल कांग्रेस बनाया गया था अफ्रीका के अंदर, कब, 1894 के अंदर बना था। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसी के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए 1901 में गांधी की भारत में पहली उपस्थिति, भारत में पहली उपस्थिति होती है, गांधी की भारत में पहली उपस्थिति होती है कब, तो 1901 के दौरान होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गांधी की भारत में पहली उपस्थिति। और इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सन 1906, सन 1906 का टाइम है, 1906। अगर हम 1906 के समय देख पाएंगे, 1906, तो ध्यान दीजिए अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1906 में पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने, पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया कब, 1906 के अंतर्गत, पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया सन 1906 के अंतर्गत, पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। देखिए, नटाल कांग्रेस बनाया था 1894 अफ्रीका, कहानी आगे बढ़ी। 1901 में गांधी की भारत में पहली उपस्थिति कांग्रेस के एक अधिवेशन में होती है, दिनसा वाचा याद करिए, गांधी आए और इसी के बाद अफ्रीका फिर वापस गए और पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत करा था 1906 में। तो कभी कभी सवाल बनता है कि अफ्रीका में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब करा था, तो ध्यान दीजिए 1906 में, कब करा था, 1906। और इसी के बाद 1909 में, घटनाक्रम आगे बढ़ता है, सन 1909 में हिंद स्वराज लिखा, क्या लिखा, तो हिंद स्वराज की रचना करा,
हिंद स्वराज की रचना करा, हिंद स्वराज की रचना। और हिंद स्वराज की रचना कब करा इन्होंने? 1909 में करा। और 1909 के घटनाक्रम के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 1909 के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1910 में जोहान्सबर्ग के अंदर, जोहान्सबर्ग आपने सुना होगा, जोहान्सबर्ग के अंदर, जोहान्सबर्ग में इन्होंने क्या किया? टॉलस्टॉय भवन की स्थापना करा। टॉलस्टॉय भवन, टॉलस्टॉय भवन की स्थापना करा, टॉलस्टॉय भवन। ये टॉलस्टॉय भवन बनाया इन्होंने कहां पर? जोहान्सबर्ग के अंदर। जोहान्सबर्ग के अंदर इन्होंने टॉलस्टॉय भवन की स्थापना करा था। किसने? महात्मा गांधी ने। सन 1910 में जोहान्सबर्ग के अंदर टॉलस्टॉय भवन की स्थापना करा था। सारी घटनाएं हम लिखवा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। और 1910 के बाद अगर आप देख पाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 21 साल के उपरांत, 21 साल बाद, 21 साल बाद एक घटना होती है। 21 साल बाद ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 गांधी भारत आए। ध्यान दीजिएगा, गांधी भारत आए, भारत आए 9 जनवरी 1915। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी भारत आए। और भारत आने के उपरांत, भारत आने के उपरांत अगर देखा जाए, भारत आने के उपरांत ये सबसे पहले मिले। और किससे मिले? तो गोखले से मिले, गोखले से। तो सवाल बनता है कि महात्मा गांधी सबसे पहले सर्वप्रथम अपने किस गुरु से मिले? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किससे मिले? तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। इस बात को ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। और मिलने के उपरांत, मिलने के बाद, गोखले से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? 1916 के अंदर, 1916 में गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति, गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति, सार्वजनिक उपस्थिति, महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर होती है? तो ध्यान दीजिएगा, बीएचयू के अंदर देखी गई, बीएचयू में, बीएचयू में पहली सार्वजनिक उपस्थिति देखी गई महात्मा गांधी की। और इसी के उपरांत 1917 में इन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम हम देते हैं चंपारण। क्या नाम देते हैं? चंपारण का नाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल इतना रोकते हैं इस पे, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, 1916 बीएचयू, 1916 बीएचयू, बहुत सही, बढ़िया है। फिलहाल देख लीजिएगा, इतनी सारी जानकारी है। हाँ, मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था बीएचयू, और इसी में भाषण दे रहे थे, और उसी टाइम इनकी सार्वजनिक उपस्थिति देखी गई थी बीएचयू के अंदर। फिलहाल इतना देख लीजिएगा। इतना देखने के बाद अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी के आंदोलनों के संबंध में। अगर महात्मा गांधी के भारत में आंदोलन देखा जाए तो गांधी के भारत में आंदोलन, गांधी के भारत में आंदोलन को अगर पढ़ा जाए, महात्मा गांधी के भारत में आंदोलन को पढ़ा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा, गांधी के भारत में आंदोलन को पढ़ा जाए तो पहला जो आंदोलन था ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 17 में गांधी ने आंदोलन किया था कहां पर? चंपारण के अंदर, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह करा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने करा था, और कब करा था? 1917 के दौरान करा था। चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रण दिया था कौन? इसके लिए आमंत्रण मिला था, आमंत्रण ध्यान दीजिएगा कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने, राजकुमार शुक्ल द्वारा इनको आमंत्रण मिला था। और महात्मा गांधी गए चंपारण, चंपारण गए। तो जब महात्मा गांधी चंपारण गए तो इनके साथ और भी लोग गए थे। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ कौन गया था? तो महादेव देसाई थे, महादेव देसाई इनके साथ गए थे, महादेव देसाई। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जाने वाले कौन थे? महादेव देसाई। और राजेंद्र प्रसाद दूसरा, ध्यान दीजिएगा, इनका समर्थन देने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, और इन्होंने इनको भरपूर समर्थन दिया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको भरपूर समर्थन मिला था। और चंपारण सत्याग्रह जो था ये किसके लिए था? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कारण था, कारण, इसका मुख्य कारण क्या था? नील खेती, नील खेती इसका प्रमुख कारण था, नील खेती इसका प्रमुख कारण था। अब देखिए होता क्या था, किसानों की भूमि पर, किसानों की भूमि पर लगभग कितना, कै परसेंट? 15%। किसानों की भूमि पर लगभग 15% हिस्से पर कहते थे अंग्रेज की नील उगाओ। लगभग 15% भाग पर, यानी अगर देखा जाए तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की जो भूमि थी उस पर ये सब कहा करते थे तुम लोग नील की खेती करो, नील उगाओ। अब ये बताइए कि नील की जड़ इतना नीचे जाती थी ना कि पूरे खेत को बर्बाद कर देती थी। ध्यान दीजिएगा, पूरे खेत को बर्बाद कर देती थी, नील की जड़ें इतनी नीचे तक जाती थी, खेत बर्बाद हो गया। अब इस संबंध में कहा गया, इस संबंध में कहा गया कि भाई पता चला 20 बिस्सा की भूमि पर 3 बिस्सा उगाए, फिर खेत बर्बाद हुआ, फिर अगली भूमि, फिर अगली भूमि, इस तरह से पूरी बंजर भूमि बंजर हो जाती थी। तो कहा गया कि भाई ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया, और निजात दिलाया भी हालांकि महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, तो महात्मा गांधी चंपारण आए, और चंपारण सत्याग्रह में
पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा, तो सवाल बनता है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह में किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में रहा है और सवाल पूछेगा महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल किसान आंदोलन कौन था? सफल किसान आंदोलन, सफल किसान आंदोलन की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? चंपारण। अब आओ जरा पूछते हैं बिहार से, जी बताइए कि महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो सबसे पहले किस जिले में गए थे? नाम बताओ जरा, पूछा हुआ है। महात्मा गांधी जब चंपारण गए तो सबसे पहले किस जिले में गए थे? किस जिले की यात्रा इन्होंने सबसे पहले किया था? बताइए। बताइए, ये क्वेश्चन सिविल में पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछा है, वो भी पूछ रहे हैं आपसे। पूछा है कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस जिले में गए थे और चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने बिहार में कुल कितना समय बिताया था? दोनों पूछा हुआ है, जरा बताइए। सबसे पहले गांधी कहाँ गए थे? आरा गए थे, कुछ लोग आरा बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं मुजफ्फरपुर, अच्छा बेतिया भी, मोतिहारी भी बता दे रहे हैं सब। ये सबको लग रहा है ट्रेन से उतरे होंगे तो मोतिहारी वही बापू धाम उतर गए होंगे क्या? यही है ना? ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1917 लिखिएगा। समय था 15 अप्रैल 1917। गांधी जब बिहार गए, गांधी जब बिहार गए तो ध्यान दीजिएगा, बिहार 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को पहली बार इन्होंने कहाँ की यात्रा किया? तो पहली बार इन्होंने यात्रा किया कहाँ की? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ पे गए? तो मुजफ्फरपुर गए। प्रथम बार गांधी जी कहाँ पे गए? मुजफ्फरपुर में गए पहली बार इन्होंने मुजफ्फरपुर की यात्रा किया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिहार में इन्होंने कितना समय बिताया? बिहार में इन्होंने कितना समय बिताया? तो भैया ध्यान दीजिएगा, बिहार में इन्होंने पूरा 7 महीना बिताया। बिहार के अंदर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान कितना समय दिया? तो ध्यान दीजिएगा, 7 महीना दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने बिहार में 7 महीना बिताया, 7 महीना, ठीक है। और वहां पर लोगों से रिक्वेस्ट किया, वहां के गवर्नर से रिक्वेस्ट किया, राज्यपाल से। तो रिक्वेस्ट करने के उपरांत इसी के 1 साल बाद किसानों के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको हम किसान चंपारण कृषि समिति का नाम देते हैं। अब मुझे जरा बताना कि चंपारण कृषि समिति जो थी ये कब बनाई गई थी? कोई बताए, चंपारण कृषि समिति को कब बनाया गया था? चंपारण कृषि समिति कब बनाया गया था? कोई बताए, कोई छात्र बताए, कोई भी ऐसा छात्र है जो बताए चंपारण कृषि समिति को कब बनाया गया था? चंपारण कृषि समिति को कब बनाया गया था? बताइए। चंपारण कृषि समिति को कब बनाया गया था? चंपारण कृषि समिति 1918, कुछ लोग लिख रहे हैं 1918। चंपारण कृषि समिति कब बनी थी? 1918। कब बनी थी? 1918। एक सवाल और पूछा था, बीपीएससी ने पूछा था कि महात्मा गांधी किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? महात्मा गांधी किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले? महात्मा गांधी किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, ये बताइए मुझे। और महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए कहां से यात्रा शुरू किया था? दिल्ली से कि कलकत्ता से? सब पूछा हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है, समझ रहे हो ना। 10 अप्रैल को आए थे पटना, और कहां से पटना आए थे ये बताओ। जानते हो गांधी जी के बारे में एक एक घटना, मतलब पैर रखे, पहला पैर किस जिला में रखा, ये भी पूछा है, बताइए। इसको बनाइए। बिहार में जो उपस्थिति थी इनकी, बिहार गए तो 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर गए, और इससे पहले ये पटना में आए थे ना 10 तारीख को, 10 अप्रैल। हालांकि पटना केवल आए थे, उस रास्ते से होते हुए इनको मुजफ्फरपुर आना था, तो पटना आए, पटना। और पटना कहाँ से आए थे? पटना तो कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। ये पूछा था कि कलकत्ता से आए थे कि दिल्ली से आए थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से पटना आए 10 अप्रैल को। उसके बाद ये कहाँ गए? तो ध्यान दीजिएगा, ये चले गए कहाँ? तो मुजफ्फरपुर आए, यात्रा किए मुजफ्फरपुर की। और इसी मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान ये किससे मिले? तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये मिले किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी किससे मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले।
मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान गांधी मिले किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले। मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले। तो सवाल पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी की मुलाकात मुलाकात मतलब कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, मुलाकात हुई थी, याद रखिएगा, ये उतरने के बाद मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 के उपरांत यानी बाद हुई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 15 अप्रैल 1917 के बाद इनकी मुलाकात हुई थी किससे? तो बना लीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से एक सवाल और बनेगा। चंपारण कृषक समिति गवर्नर की अनुमति पे बनाई गई। चंपारण कृषक समिति, ध्यान दीजिएगा, चंपारण के अंदर चंपारण कृषक समिति बनाई गई, चंपारण कृषक समिति। और चंपारण कृषक समिति की स्थापना कब करा गया था? 1918 में। चंपारण कृषक समिति की स्थापना करा गया 1918। एक सवाल ये भी पूछा था कि महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती पर पहला कदम कब रखा था? तो ध्यान दीजिएगा, चंपारण की धरती पर पहला कदम, चंपारण की धरती पर पहला कदम, धरती पर पहला कदम, भैया चंपारण की धरती पर जो पहला कदम था, इनका पहला कदम, चंपारण की धरती पर पहला कदम इन्होंने रखा था 15 अप्रैल को ही। चंपारण की धरती पर इन्होंने पहला कदम रखा कब? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को एक तरह से कहते हैं जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। बढ़ेंगे आगे, फिलहाल देख लीजिए ना, बहुत बातें हैं यार, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। ये देख लीजिए गांधी के बारे में। फिलहाल ये चंपारण के बाद चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ और सफलता के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, सफलता के उपरांत देखिए एक सवाल बनेगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। भारत में गांधी का पहला आंदोलन ये कौन सा हो जाएगा? चंपारण होगा। गांधी का भारत में पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन भी कौन सा हो जाएगा? तो चंपारण होगा। गांधी का भारत में पहला किसान आंदोलन भी चंपारण। गांधी का प्रथम आंदोलन जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया किस आंदोलन में? तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रयोग किया किसमें? तो चंपारण में किया। एक बार देख लीजिएगा, ये तीनों कथन देख लीजिएगा। इसी के बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद जो अगला सत्याग्रह था 1918 में, ये सत्याग्रह कहते हैं हम अहमदाबाद सत्याग्रह। कौन सा था? अहमदाबाद सत्याग्रह। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। आज की क्लास फिलहाल इतना ही रखते हैं, और पहला दिन था आज। अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है? अब कल हम बताएंगे, अब लिखा तो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था 1918 में, खेड़ा भी 1918 में। चलिए ठीक है, ये बताइए मुझे कैसा लग रहा है पढ़ के? पहली क्लास में आज पढ़ के कैसा लगा? देखिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा। देखिए पूरा आप पीछे तक जाके देख लीजिए। देखिए कंटेंट मतलब भर भर के दिया गया है आपको, भर भर के मतलब कंटेंट है। देखिए बताइए कैसा लगा पढ़ के कैसा लगा? ये बताइए पढ़ के कैसा लगा? पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा मतलब छूटने की कोई संभावना नहीं होगी। पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा। और एक्सप्लेन करेंगे ना धीरे धीरे। आज पहला दिन था, पता चला कोई नया छात्र आ गया तो कहा कि इतना पढ़ा रहे हैं। तो पहला दिन था, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे मेरी क्लास भी है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा प्रॉपर। रियली हम आपको बता रहे हैं, किताब की एक एक लाइन रिवीजन हो जाएगी ना। बिहार का हिस्सा हम कहे आधा बता रहे थे, पूरा बताते, फिर पढ़ाना है एक बार। बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे ना तो ये सब फिर आएगा, मतलब चंपारण फिर आएगा, फिर सब आएगा। उस टाइम फिर बताना होगा मुझे, तो उस टाइम फिर और पढ़ा देंगे एक्सप्लेन करके। एक एक घटनाक्रम आपको बताएंगे, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना सब बताएंगे। मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर आपको ऊपर तक ले जाएंगे, स्काई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अपने सभी दोस्तों से आज कह दीजिएगा ना, जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, एक बार उनको आप जानकारी दे दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर की क्लास शुरू हो गई है, जो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। संस्थान के द्वारा ये क्लास फ्री दी गई है, रोशन सर के द्वारा ये क्लास फ्री चलाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपसे अमाउंट नहीं लिया जाएगा, और ये क्लास लगातार आपके एग्जाम तक चलेगी, टिल एग्जाम मतलब 25 तक चलेगी। इस एग्जाम में प्रीवियस पेपर तो कराया जाएगा, साथ में 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 500 प्रश्न करंट अफेयर का कराया जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि 60% प्रीवियस पेपर, 10% करंट अफेयर, 70-75% पे मेरिट बन जाती है, ठीक है। तो कैसा लगा?
ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे कल ना, कल मिलेंगे सेम टाइम पे 10:15 या क्लास की जो भी टाइम की सूचना होगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही फिलहाल, धन्यवाद आपका। बने रहिए क्लास के साथ और लगातार पढ़ते रहिए।